स्वागत। आज हम एक ऐसे वृत्तांत की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये जानकारी हमें मिली है द वेल्स हंगर नाम के स्रोत से। और ये हमें ले जाती है राजस्थान के एक छोटे से गांव। वहाँ एक पुराना वीरान कुआं है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो शापित है। बिल्कुल, उसके पास जाने से भी कतराते हैं लोग। और ये भी कहते हैं कि रात में अगर कोई वहां जाए तो कुएं के अंदर से कोई उसका नाम पुकारता है। सोचिए जरा, एक ऐसी आवाज जो अपनी तरफ खींचती है। डरावना है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत, ये द वेल्स हंगर, डर को कैसे बुनता है। हाँ, और ऐसी किंवदंतियों की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कुछ जगहें, जैसे ये कुआं, हाँ, इतनी भयानक कहानियों का केंद्र बन जाती हैं। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक तरह का खिंचाव है, एक अनजाना आकर्षण। हाँ, जो चेतावनियों के बावजूद लोगों को खींचता है। कहानी यहीं से पकड़ बनाती है ना। बिल्कुल। और कहानी के केंद्र में हैं 4 दोस्त, अमन, रिया, करण और महक। नौजवान, शायद थोड़े बेपरवाह। हाँ, जिन्होंने ठान लिया कि वो इस किंवदंती की सच्चाई जानकर रहेंगे। तो स्रोत बताता है कि कैसे वो अमावस की रात थी शायद। हाँ, अमावस की रात, घने अंधेरे में वे उस कुएं की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचे होंगे, माहौल कैसा था? स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि हवा सर्द होती गई, माहौल भारी था। कुआं वाकई पुराना दिख रहा था, काई जमी हुई थी, चारों तरफ टूटी फूटी ईंटें बिखरी हुई थीं। स्रोत इस माहौल को सिर्फ डरावना नहीं बताता, बल्कि एक तरह की उदासी और वीरानेपन से भरा हुआ दिखाता है। जैसे वो जगह खुद किसी गहरे दुख में डूबी हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये विवरण बहुत अहम है। स्रोत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जगह डरावनी थी, बल्कि वो उन संवेदी अनुभवों का इस्तेमाल कर रहा है। ठंडी हवा, देखने में वीरानगी, हाँ, जो सीधे सुनने वाले के मन में एक अनकहा डर पैदा करते हैं। ये डर किसी भूत प्रेत के दिखने से पहले ही शुरू हो जाता है। सही कहा, सिर्फ माहौल से। और किरदारों पर इसका असर तुरंत दिखता है। महक, शायद वो सबसे पहले डरी। हाँ, महक की हिम्मत जवाब देने लगती है। वो पूछती है, क्या हम वाकई ये कर रहे हैं? और करण, वो शायद थोड़ा हाँ, शायद अपनी घबराहट छुपाने के लिए थोड़ा जोश दिखाता है। कहता है, अरे ये बस एक पुरानी कहानी है, कुछ असली नहीं है। लेकिन तभी रिया एकदम रुक जाती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकपी होती है। वो कहती है, रुको, क्या तुमने वो सुना? उफ, ये वो मोड़ है, एक क्लासिक मोड़ जिसे स्रोत बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करता है। पहले माहौल बनाया, हाँ, फिर किरदारों के बीच का तनाव दिखाया, शक और बहादुरी का मिला जुला रूप, और फिर अचानक एक बाहरी तत्व, एक अनसुनी आवाज का जिक्र। यहाँ अनिश्चितता अपने चरम पर है। क्या ये हवा थी या कुछ और? स्रोत यही उलझा देता है। सब एकदम खामोश हो जाते हैं। धड़कनें तेज हो गई होंगी, जाहिर है। और फिर कुएं की गहराई से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आती है। आवाज? हाँ, जो किसी एक का नाम लेती है, अमन। ओहो। स्रोत बताता है कि अमन का तो चेहरा सफेद पड़ गया। पढ़ ही जाएगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरा नाम सुना? और बाकी सब? बाकी तीनों सिर्फ डर से सिर हिला पाते हैं। ये डर का निजीकरण है ना? मतलब एक अनजानी आवाज का डर अपनी जगह है, लेकिन जब वो आपका नाम लेती है, हाँ, तो वो डर बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और सीधा हो जाता है। स्रोत यहाँ दिखाता है कि कैसे खतरा अब सिर्फ बाहरी नहीं रहा, वो सीधे अमन को निशाना बना रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये अब अमन की कहानी बन गई है। क्या स्रोत इस पर कोई लोक कथा का संदर्भ देता है कि ऐसी आत्माएं नाम क्यों पुकारती हैं? ऐसा कुछ? स्रोत सीधे तौर पर लोक कथा का विश्लेषण तो नहीं करता है, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि नाम पुकारना उस शक्ति के इरादे को साफ करता है कि वो सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो किसी को चूम रही है। हाँ, और इसके तुरंत बाद चीजें तेजी से बिगड़ती हैं। कैसे? करण के हाथ की टॉर्च, वो झिलमिलाती है और बुझ जाती है। अंधेरा? घना अंधेरा छा जाता है। महक तो सिसकने लगती है। अंधेरा, ये एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे स्रोत इस्तेमाल करता है। रोशनी जाने का मतलब है सबसे भरोसेमंद इंद्रिय, आंखें। हाँ, आंखों का बेकार हो जाना। अब किरदार पूरी तरह से बाकी इंद्रियों पर निर्भर है, जो डर को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। और तभी कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आता है। लेकिन ये सिर्फ ठंडी हवा नहीं है।
स्रोत बताता है कि इसमें किसी चीज के सड़ने की तेज घिनौनी गंध मिली हुई थी। उफ, गंध भी। हाँ, और वो आवाज फिर आती है, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा जोर से, जैसे फुसला रही हो, पास आओ। यहाँ कहानी सिर्फ डराती नहीं, वो एक तरह से हमला करती हाँ है ना? एक साथ कई इंद्रियों पर। हाँ, सुनने की शक्ति पर आवाज, स्पर्श पर ठंडी हवा, सूंघने की शक्ति पर बदबू, और देखने की शक्ति तो गई ही अंधेरे में। स्रोत इस बहुसंवेदी हमले का चित्रण करके दिखाता है कि कैसे डर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक अनुभव बन जाता है। ये किरदारों को पूरी तरह से असहाय महसूस कराता होगा। उसका असर अमन पर सबसे ज्यादा होता है। उस पर क्यों? क्योंकि उसका नाम लिया गया था। हाँ, उसे महसूस होता है जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हैं, नहीं जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे कुएं की तरफ खींच रही हो। सम्मोहन जैसा कुछ। हाँ, वो लगभग बेसुध सा हो गया है। दोस्त उसे पुकारते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कुएं के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है और नीचे झांकता है। ये सम्मोहन या मानसिक नियंत्रण का तत्व कहानी में एक और परत जोड़ता है। स्रोत यहाँ दिखाता है कि खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। हाँ, वो शक्ति सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हमला कर रही है, इच्छा शक्ति को तोड़ रही है। और जब वो नीचे झांकता है, क्या दिखता है उसे या बाकियों को? बाकी दोस्त घबराकर अपनी बची खुची धीमी टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हैं, ये देखने के लिए कि अमन क्या देख रहा है। और जो वो देखते हैं, स्रोत के शब्दों में कहें तो उनका खून जम जाता है। अरे बाप रे! क्या था? नीचे पानी नहीं था। अंधेरे में टॉर्च की कांपती रोशनी में उन्हें एक चेहरा दिखता है, पीला फूला हुआ सा। चेहरा किसका? पता नहीं, बस एक चेहरा, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा रहा था? हाँ, एक भयानक चौड़ी मुस्कुराहट, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। मतलब? सिर्फ काले खोखले गड्ढे थे जो सीधे उन्हें घूर रहे थे। उफ, ये कहानी का शायद सबसे भयानक दृश्य है। यहाँ अनदेखा डर एक मूर्त विभत्स रूप ले लेता है। हाँ, स्रोत इस चेहरे का जो वर्णन करता है, पीलापन, मुस्कुराहट और खोखले आंखें, ये डर के कई स्तरों को छूता है। वो मुस्कुराहट जो स्वागत करने वाली नहीं बल्कि शैतानी है। और खोखली आंखें जिनमें कोई आत्मा नहीं, सिर्फ खालीपन है, जो शायद देखने वाले की आत्मा को ही खींच लेना चाहती हैं। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, ये उस कुएं की भूख का प्रतीक बन जाता है। आपने सही कहा, भूख। और अब वो आवाज, वो सिर्फ कुएं से नहीं आ रही थी। तो कहां से? वो उनके चारों तरफ से फुसफुसा रही थी, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से। एक साथ कई आवाजें। हाँ, फुसफुसाहटे, और हर फुसफुसाहट एक नाम ले रही थी। रिया, करण, महक, अमन, सबके नाम। हाँ, स्रोत बताता है कि दहशत अब पागलपन में बदल रही थी। ये दिशाहीन डर है। जब खतरा एक जगह सीमित न होकर हर तरफ से महसूस हो तो भागने की जगह भी नहीं बचती। स्रोत यहाँ मनोवैज्ञानिक दबाव को और बढ़ाता है। फुसफुसाहटें सिर्फ कानों में नहीं बल्कि दिमाग में घुस रही होंगी, भ्रम पैदा कर रही होंगी। वे भागने की कोशिश करते हैं वापस गांव की तरफ, लेकिन पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है, खेत जैसे फैलते जा रहे हैं। अच्छा, गांव की मध्यम रोशनी जितनी दूर पहले थी उतनी ही दूर अब भी है, शायद और दूर। ये ताना बाना बदलना, जैसा कि स्रोत में वर्णित है, अक्सर अलौकिक कहानियों में पाया जाता है। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि किरदार अब सामान्य दुनिया से कट चुके हैं। वो उस शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में है जहाँ तर्क काम नहीं करता। ये उनकी लाचारी को और गहरा कर देता है। शायद ये दिखा रहा है कि सिर्फ कुआं ही नहीं, आसपास की पूरी जमीन ही अब उनके खिलाफ हो गई है। बिल्कुल, और तभी उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। आहट, धीमी, भारी, जैसे कोई चीज जमीन पर घिसट रही हो। ओहो! हिम्मत करके रिया एक पल के लिए मुड़ के देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। क्या देखा उसने? स्रोत के अनुसार एक अजीब सी टेढ़े मेढ़े अंगों वाली शादार आकृति कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ रेंग रही थी। हाँ, और उसके लंबे नाखून पत्थर पर घिसट रहे थे, जिससे एक तेज कानों को फाड़ देने वाली कर्कश आवाज पैदा हो रही थी। उफ! यहाँ स्रोत दृश्य और श्रव्य दोनों तरह के डर का मिश्रण करता है। एक तरफ वो अस्पष्ट छायादार आकृति है जिसका पूरा रूप न दिखना उसे और भयानक बनाता है, और दूसरी तरफ वो असहनीय आवाज
नाखूनों के पत्थर पर रगड़ने की। वो आवाज अपने आप में इतनी परेशान करने वाली है कि वो हिम्मत तोड़ देती है। तो वो अब और तेजी से भागे होंगे। वे अब जान बचाकर भाग रहे हैं, बस किसी तरह गांव पहुंच जाएं। रोशनी अब थोड़ी पास लग रही है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ऐसी कहानियों में। हाँ, मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले अमन ठोकर खाकर गिर पड़ता है। ओह नो! करण और रिया उसे उठाने के लिए मुड़ते हैं, पर जैसे ही वो अमन को छूते हैं वे ठंड से सुन्न पड़ जाते हैं। ठंड से? हाँ, एक पतला, गीला, बर्फीला ठंडा हाथ जमीन से बाहर निकलकर अमन का टकना कसकर पकड़े हुए था। जमीन से? हाँ। ये डर का एक और भयानक मोड़ है। खतरा अब सिर्फ पीछे से नहीं आ रहा, वो नीचे से भी आ गया है। जमीन जो हमें सहारा देती है वही अब दुश्मन बन गई है। स्रोत यहाँ दिखाता है कि बचाव की कोई उम्मीद नहीं बची है। खतरा सर्वव्यापी है। ये उस शक्ति की पहुंच को दिखाता है। वो सिर्फ कुएं में नहीं, वो हर जगह है। और अमन, क्या हुआ उसका? करण पूरी ताकत लगाकर अमन को खींचने की कोशिश करता है, पर वो अनदेखी पकड़ ज्यादा ताकतवर थी। ओह! स्रोत बताता है कि कैसे अमन के नीचे की जमीन अचानक फट गई, जैसे कोई दलदल खुल गया हो। नहीं। अमन चीखता हुआ अंदर समाने लगा। उसकी उंगलियां हताशा में मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर फिसल जाती हैं। और फिर? एक आखिरी चीख और फिर खामोशी। खामोशी। जमीन वापस ऐसे जुड़ जाती है जैसे वहां कोई गड्ढा था ही नहीं। सब शांत। वो अचानक आई खामोशी, चीखों और भाग दौड़ के बाद की वो शांति शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। हाँ। स्रोत इस शांति का इस्तेमाल उस घटना की भयावहता और अंतिम परिणति को रेखांकित करने के लिए करता है। अमन चला गया और उसके जाने का कोई निशान तक नहीं बचा, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। बचे हुए 3 दोस्त रिया, करण और महक किसी तरह बेदा हवास हालत में गांव पहुंचते हैं। हांफते हुए, कांपते हुए, डर से लगभग पागल। वो गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। और गांव वालों की प्रतिक्रिया वो क्या थी, वो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। हाँ, स्रोत के मुताबिक वे हैरान नहीं होते। हैरान नहीं होते? नहीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीमी थकी हुई आवाज में कहता है, वो कुआं सालों से भूखा है। भूखा है? वो हमेशा किसी एक का नाम पुकारता है और जो जवाब देता है वो कभी वापस नहीं आता। ओह, ये शब्द कहानी को सिर्फ एक रात की घटना नहीं रहने देते। सही कहा। ये उसे एक सतत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप या सच्चाई का रूप दे देते हैं। गांव वालों का ये सहज स्वीकार कि हाँ ऐसा होता है, ये उस अलौकिक घटना को गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का एक भयानक हिस्सा बना देता है। ये डर को और ज्यादा वास्तविक और स्थायी महसूस कराता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किंवदंतियां कैसे बनती हैं और कैसे जीवित रहती हैं। एक पीढ़ी का अनुभव दूसरी पीढ़ी के लिए चेतावनी बन जाता है। स्रोत यहाँ व्यक्तिगत डर को सामूहिक स्मृति और विश्वास से जोड़ता है। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक घटना की पुष्टि नहीं कर रहा, वो एक स्थापित नियम बता रहा है। कुआं भूखा है और वो अपनी भूख मिटाएगा। तो उस रात के बाद जाहिर है रिया, करण और महक वो फिर कभी उस कुएं के पास नहीं गए। जिंदगी शायद आगे बढ़ गई होगी, लेकिन वो डर कभी गया नहीं होगा। और स्रोत कहानी का अंत एक सहरन पैदा करने वाले नोट पर करता है। कैसे? वो कहता है कि कभी-कभी देर रात जब हवा उन खेतों से गुजरती है, हाँ। तो गांव के कुछ लोगों को और शायद उन तीनों दोस्तों को भी आज भी अमन की एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। अमन की आवाज? हाँ, पुकारती हुई, पास आओ। उफ, ये अंत कहानी को पूरी तरह से बंद नहीं करता, ये उस डर को हमेशा जिंदा रखता है। अमन का शिकार होना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि शायद एक नए चक्र की शुरुआत थी। अब अमन खुद उस कुएं की आवाज का हिस्सा बन गया है। स्रोत यहाँ ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये श्राप कभी खत्म होगा, या ये कुआं हमेशा भूखा रहेगा और हमेशा कोई ना कोई उसकी पुकार सुनेगा। तो ये थी राजस्थान के उस शापित कुएं की कहानी, जैसा कि द वेल्स हंगर नाम के स्रोत में हमें मिलती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि डर कैसे काम करता है, किंवदंतियां कैसे जन्म लेती हैं, और कैसे कुछ जगह हमारी कल्पनाओं में हमेशा के लिए रहस्य और खौफ का प्रतीक बन जाती हैं। वाकई ये स्रोत हमें कई सवाल पूछता है। क्या इन किंवदंतियों के पीछे कोई वास्तविक भूली बिसरी त्रासदियां छिपी होती हैं, या ये सिर्फ हमारे अनजाने के डर का प्रतिबिंब है जिसे हम कहानियों का रूप दे देते हैं। स्रोत दिखाता है कि कैसे डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति बन सकता है। एक ऐसी शक्ति जो जगहों को, कहानियों को और यहाँ पर की हवा को भी अपने वश में कर सकती है। और अंत में यही सवाल हमारे जहन में गूंजता रहता है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। उस कुएं की अथाह गहराई में असल में क्या था? कोई आत्मा,
कोई शक्ति या सिर्फ इंसानी डर का मूर्त रूप? और क्या अमन की वो पुकार वाकई हवाओं में तैरती है? किसी अगले सुनने वाले का इंतजार करती हुई। ये वो सवाल हैं जो द वेल्स हंगर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।